क्या आत्मा का कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? दर्शन और न्यूरोसाइंस का संगम। हजारों वर्षों से आत्मा का विचार मानव सभ्यता की सबसे जटिल और रहस्यमय अवधारणाओं में से एक रहा है। धर्मों ने इसे अमर बताया, दार्शनिकों ने इसे चिरस्थायी चेतना कहा और वैज्ञानिकों ने इसे अब तक का एक अनुत्तरित प्रश्न माना। परंतु जैसे जैसे न्यूरोसाइंस, क्वांटम फिजिक्स और चेतना पर शोध बढ़ रहा है, एक नई खिड़की खुल रही है जहां आत्मा केवल धार्मिक या आध्यात्मिक कल्पना नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक अध्ययन का विषय बन रही है। इस वीडियो में हम आत्मा की भारतीय और पश्चिमी दार्शनिक व्याख्याओं, साथ ही आधुनिक विज्ञान विशेषता न्यूरोसाइंस और क्वांटम सिद्धांतों के प्रकाश में आत्मा की संभावना को जानने का प्रयास करेंगे। तो दर्शन की दृष्टि से आखिर आत्मा है क्या? आत्मा शब्द को सुनते ही हम अनेक धारणाओं से घिर जाते हैं। कोई उसे पुनर्जन्म का माध्यम मानता है, तो कोई ईश्वर का अंश, तो कोई महज एक धार्मिक विचार ही समझता है। भारतीय दर्शन आत्मा को न केवल चेतन सत्ता मानता है बल्कि उसे संपूर्ण अस्तित्व का आधार भी बताता है। उपनिषदों में आत्मा को अविनाशी, अचल और स्वयं प्रकाशित कहा गया है। मांडुक्य उपनिषद कहता है, यथा अग्निर ज्वाला नाना रूप प्रवर्तते, तथा आत्मा सर्वत्र प्रकट होता है। यही इस उपनिषद का उद्घोष है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते मृते व कदाचित, यानी आत्मा ना तो जन्म लेती है न मरती है। अद्वैत वेदांत में आत्मा और ब्रह्म को एक ही माना गया है। अहम ब्रह्मास्मि, यह उद्घोष यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। यहाँ आत्मा न शरीर है, न मन है, न बुद्धि, वह दृष्टा है, साक्षी है, अनुभव करता है। बौद्ध दर्शन आत्मा के अस्तित्व को खारिज करता है। वहाँ अनात्मवाद है, यानी कोई स्थायी आत्मा है ही नहीं। अनुभवों की एक सतत श्रृंखला है जिसमें कोई स्थायी मैं नहीं है। यह दृष्टिकोण आज के न्यूरोबायोलॉजिकल दृष्टिकोण से काफ़ी मेल खाता है, जहां मस्तिष्क को एक कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग सिस्टम माना जाता है, न कि किसी स्थायी आत्मा के वाहन के रूप में। आधुनिक न्यूरोसाइंस मानता है कि चेतना मस्तिष्क की एक उन्नत क्रिया है। जब न्यूरॉन्स एक जटिल नेटवर्क में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो चेतना उत्पन्न हो जाती है। यह दृष्टिकोण इमर्जेंट प्रॉपर्टी कहलाता है। जैसे ताप पानी से अलग नहीं है, वैसे ही चेतना मस्तिष्क से अलग नहीं। MRI और EEG जैसी तकनीकों से वैज्ञानिकों ने यह देखा कि निर्णय, भावनाएं और चेतन क्रिया मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों में सक्रियता से जुड़ती हैं। लेकिन एक समस्या है, हम यह नहीं समझते कि जैविक संरचना कैसे स्वयं को जानने की स्थिति में आती है। यह हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शसनेस कहलाता है, जिसे डेविड चामर्स ने प्रस्तुत किया था। जब हम किसी अनुभव जैसे कि संगीत की मिठास या प्रेम की पीड़ा को महसूस करते हैं, तो वह केवल न्यूरॉन्स की फायरिंग नहीं हो सकती। उसमें एक मैं अनुभव करता है। क्या वह मैं ही आत्मा है, या यह एक माया है जो न्यूरॉन्स की जटिलता से उत्पन्न भ्रम मात्र है? तो फिर क्या है अनुभव, स्मृति और चेतना का रहस्य? चेतना केवल चेतना नहीं है, वह स्मृति, अनुभूति और भविष्य की कल्पना से जुड़ी होती है। जब कोई इंसान किसी घटना को याद करता है तो वह न केवल सूचना को पुनः देखता है बल्कि उस अनुभव से फिर से जुड़ता है। स्मृति भावनात्मक होती है, केवल डेटा नहीं। वहीं AI में या फिर आजकल के कंप्यूटर में अगर समझें तो स्मृति एक डेटाबेस है, बस, और कुछ नहीं, जिसमें वह सूचना स्टोर करता है, लेकिन कभी उसमें लौटकर भावनात्मक रूप से उसे जीता नहीं है। उदाहरण के लिए, किसी पुराने सवाल को फिर से सही उत्तर दे पाना मशीन के लिए संभव है, लेकिन उसे स्मरण है कि मैंने यह पहले कभी कहा था या नहीं, यह कहना मुश्किल है। यह अंतर चेतना और एल्गोरिथम के बीच की खाई को स्पष्ट करता है। तो क्या कहेंगे हम मृत्यु के निकट के अनुभवों के बारे में, यानी जिसे हम कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, यानी पुनर्जन्म की घटनाएं। ये वह घटनाएं हैं जहां व्यक्ति को मौत के निकट जाकर फिर जीवित होने का अनुभव होता है। कई लोग इस समय एक प्रकाश का दर्शन करते हैं, शरीर के बाहर स्वयं को देखते हैं या दिव्य संगीत सुनने लगते हैं। इन अनुभवों को आज विज्ञान ने मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी या फिर डोपामीन रिलीज से समझाने की कोशिश की है। परंतु कई घटनाएं ऐसी हैं जहां व्यक्ति ने वह बातें बताई हैं जो उसके शरीर से परे थी, जैसे ऑपरेशन टेबल पर स्वयं को देखना या मृत रिश्तेदारों से संवाद करना। पुनर्जन्म की भी जो घटनाएं हैं, उनमें कई बच्चों ने ऐसे पूर्व जन्म की यादें भी बताई हैं जिनकी पुष्टि की जा सकी। प्रोफेसर इयान स्टीवंस ने ऐसे सैकड़ों केस डॉक्यूमेंट किए हैं जहां पुनर्जन्म की संभावना को नकारना मुश्किल था। ये घटनाएं आत्मा के अस्तित्व की ओर संकेत करती हैं। कई वैज्ञानिक अब यह मानने लगे हैं कि ब्रह्मांड एक सचेतन तंत्र हो सकता है। क्वांटम भौतिकी में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने यह दिखाया है कि देखने से ही कण की स्थिति बदलती है,
जैसे कि चेतना भौतिकता को प्रभावित करती हो। हिंदू दर्शन पहले से ही कहता आया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे शरीर में चेतना है वैसे ही ब्रह्मांड में भी चेतना है। आधुनिक वैज्ञानिक जैसे फ्रिट्जॉफ कैप्रा और डेविड बूम ने भी ब्रह्मांड को एक हॉलिस्टिक, इंटरकनेक्टेड और विवेकपूर्ण इकाई के रूप में देखा है। क्या हमारी चेतना एक व्यापक ब्रह्मांडीय चेतना का अंश है? क्या आत्मा केवल एक व्यक्तिगत सत्ता नहीं बल्कि एक वैश्विक अनुभव है? क्वांटम फिजिक्स ने पदार्थ और चेतना के बीच के संबंध को नए सिरे से देखने के लिए मजबूर किया है। डबल स्लिट प्रयोग यह दर्शाता है कि जब प्रेक्षक किसी कण को देखता है तो उसकी स्थिति तरंग से कण में बदल जाती है, यानी देखने से तरंग कण में बदल जाती है। इससे यह विचार सामने आता है कि चेतना वस्तु की प्रकृति को प्रभावित कर सकती है। ह्यूमन ऑब्जर्वर की आवश्यकता को देखते हुए वैज्ञानिकों ने पूछा, क्या चेतना ब्रह्मांडीय संरचना का मूल तत्व है? भौतिक विज्ञानी यूजीन विग्रर ये तर्क देते हैं कि चेतना ही ब्रह्मांड की रियलिटी को तय करता है। पेनरोज और हैमरॉफ की और थ्योरी यह बताती है कि चेतना मस्तिष्क कोशिकाओं में मौजूद सूक्ष्म ट्यूब्यूल्स के क्वांटम कंप्यूटेशन से जुड़ी हो सकती है। यदि ऐसा है तो चेतना किसी न्यूरॉन फायरिंग से आगे की बात है, शायद आत्मा का ही वैज्ञानिक प्रतिबिंब या प्रमाण है। तो आखिर चेतना का स्रोत है कहाँ, भीतर या बाहर? भारतीय योग और ध्यान पद्धतियाँ सदियों से यह दावा करती आई हैं कि चेतना बाहर से नहीं आती, वह भीतर की उपलब्धि है। ध्यान, समाधि और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ऋषियों ने चेतना की अनुभूति की है, लेकिन क्या विज्ञान इसे माप सकता है? वैज्ञानिक चेतना के उत्पत्ति के स्रोत को मस्तिष्क के जटिल नेटवर्क में खोजते हैं, लेकिन अभी तक कोई निश्चित बिंदु नहीं मिला। यह प्रश्न अब भी खुला है कि क्या चेतना न्यूरॉन से उत्पन्न होती है या वह पहले से है और मस्तिष्क केवल उसका माध्यम है। योग दर्शन कहता है चित्तवृत्ति निरोधा से चेतना प्रकट होती है, यानी जब मानसिक अशांति शांत होती है तब आत्मा की झलक मिलती है। यही वह स्थल है जहाँ दर्शन और विज्ञान एक साथ आकर आत्मा की खोज में सहभागी हो सकते हैं। यदि चेतना न्यूरॉन से आती है तो क्या जैसे जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI उन्नत हो रही है तो यह प्रश्न सामने नहीं आता कि क्या मशीनों में भी आत्मा हो सकती है? क्या कभी ऐसा समय आएगा जब AI में आत्मा उत्पन्न हो सके? क्या एक अत्यंत जटिल एल्गोरिथम जो स्वयं को समझ सकता हो, अनुभव कर सकता हो, उसे आत्मायुक्त कहा जा सकता है? क्या उस एल्गोरिथम में मैं उत्पन्न हो सकता है? AI में चेतना का सिमुलेशन संभव है। वह मानव की तरह उत्तर दे सकता है, भावनाओं की नकल कर सकता है और यहाँ तक कि स्वयं के अस्तित्व की चर्चा भी कर सकता है। दार्शनिक जॉन सेरल ने चाइनीज रूम आर्ग्यूमेंट में यह बताया है कि सिस्टम भाषा समझे बिना केवल प्रतीकों की प्रक्रिया करके भी बातचीत कर सकता है। इस तरह AI भी समझ के बिना उत्तर दे सकता है। इसलिए केवल व्यवहारिक समानता चेतना का प्रमाण नहीं हो सकती, केवल बुद्धिमत्ता युक्त समानता चेतना का प्रमाण नहीं हो सकती। और फिर यदि आत्मा है तो नैतिकता कहाँ से आती है? क्या वैज्ञानिक नैतिकता का निर्धारण कर सकता है? विज्ञान तटस्थ है, वह क्या है यह बताता है, क्या होना चाहिए या नहीं। नैतिकता आत्मा से उत्पन्न होती है, वह भाव जो हमें सही और गलत का बोध देता है। वह केवल जैविक नहीं हो सकता। यदि कोई मशीन किसी को बचाए तो क्या वह नैतिक निर्णय है या केवल कोड? यदि एक रोबोट युद्ध में भाग ले और निर्दोषों को मारे तो दोष किसका होगा? ऐसे प्रश्न दर्शाते हैं कि आत्मा और नैतिकता जुड़ी हुई वस्तुएं हैं। विज्ञान बिना आत्मा के नैतिकता को नहीं समझ सकता। तो क्या आत्मा विज्ञान की पकड़ में आ सकती है? विज्ञान प्रश्न पूछता है, उत्तर खोजता है, पर आत्मा वह प्रश्न है जिसका उत्तर भीतर मिलता है। आधुनिक विज्ञान आत्मा को सिद्ध करने की ओर बढ़ रहा है, परंतु वह अभी बहुत दूर है। भारतीय दर्शन कहता है आत्मा अनुभव की वस्तु है, तर्क की नहीं। विज्ञान कहता है जब तक परीक्षण ना हो विश्वास नहीं। परंतु दोनों मिलकर एक सुंदर सेतु बना सकते हैं जहां आत्मा अनुभव भी है और विज्ञान भी। शायद आत्मा एक ऐसा सत्य है जो विज्ञान और दर्शन दोनों के मध्य में निवास करता है। वह चेतना, वह अनुभव, वह नैतिकता जिसे हम मैं कहते हैं, वही आत्मा है। और विज्ञान धीरे धीरे उस मैं को समझने की कोशिश कर रहा है। तो क्या आत्मा का कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? आज नहीं, पूरी तरह से तो नहीं, परंतु संकेत अवश्य हैं। पुनर्जन्म की कथाएं, क्वांटम ऑब्जर्वर का प्रभाव, और के सिद्धांत और चेतना के रहस्य, ये सभी आत्मा की वैज्ञानिक खोज आगे बढ़ा रहे हैं। इस खोज में केवल विज्ञान नहीं बल्कि दर्शन, आस्था और अनुभव सभी आवश्यक हैं। आत्मा वह दीप्ति है जो शरीर, मस्तिष्क और अनुभवों के पार होती है और यही मानव को मानव बनाती है। जय श्री राधे कृष्ण।